अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स सोसाइटी। तो हम अपने लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्लेन्स की मिलर इंडिसेस को किस तरह से फाइंड आउट करना है उसके बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी क्रिस्टल में पैरेलल प्लेन मौजूद है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उसे किस तरह से फाइंड आउट करना है, आज उस मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मेरे पास इस चीज़ को आप पहले विजुलाइज करें कि अगर मेरे पास एक कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, मान लेते ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी, एक तो प्लेन नहीं होगा ना, काफ़ी ज़्यादा पैरेलल प्लेन्स होते हैं। अभी तक हम एक प्लेन को फाइंड आउट करना, उसके मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ़ पैरेलल प्लेन्स मौजूद हो सकते हैं एक क्रिस्टल में, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पैरेलल प्लेन्स किस तरह से, जैसे अगर मैं इसमें कंसीडर करूँ तो ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन आ गया, ये थर्ड प्लेन, ये इस तरह से आपको एक क्यूब में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे आपको प्लेन्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी आज डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने दो पैरेलल प्लेन्स कंसीडर किए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास ये एक प्लेन नज़र आ रहा है आपको, और देन ये एक आपको प्लेन नज़र आ रहा है। ये दोनों एक्चुअल में पैरेलल हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस तरह से है, अगर ये एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, नेक्स्ट प्लेन इसके आगे ये रखा हुआ, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आपको एक बड़ा करके दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद एक और होगा, फिर उसके बाद पैरेलल चलते जाएंगे। अब यहाँ पर किस तरह से इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इससे पहले हम इसके सारे पैरामीटर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इन पैरेलल प्लेन के मिड पॉइंट पे एक ओरिजिन कंसीडर कर लिया ओ, ठीक है। मैंने इस ओरिजिन को नाम दे दिया ओ का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। किस तरह से ड्रॉ करूँगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, एंड देन मैंने जेड एक्सिस को कंसीडर कर लिया, ठीक है। पहले हमने एक्सिस फाइंड आउट कर लिया इसके, देन मैं उस ओरिजिन से दोनों एक्सिस के दरमियान एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, जो कि इन दोनों प्लेन्स को के परपेंडिकुलर हो। बात समझ आ रही है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सिंपल, दो मेरे पास प्लेन्स थी, उनके बीच में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अरे ये दो प्लेन्स थी मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास ये दो प्लेन्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नज़र आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया। बात समझ आ गई। तो इस तरह से मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, उसका रेप्लिका मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने ये एक इसका अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन इस वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म करेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल फॉर्म करेगी, और ये परपेंडिकुलर लाइन इस जेड एक्सिस के साथ गैमा को फॉर्म करेगी। बात समझ आ गई। तो हमारे पास बेसिकली तीन एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा आ गया, बीटा एंड देन गामा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स फॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें से मुझे इन तीनों एंगल्स को यूज़ करते हुए मुझे D1 और D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मुझे तीन वैल्यूज़ दी हुए हैं तो मैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का यूज़ कर सकती हूँ, जो कि कहता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे सबसे पहले कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर कॉस गैमा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बारी बारी हमें कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन हम उन वैल्यू को इस
फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है, अगर मैं अल्फ़ा पे बात करूँ तो अल्फ़ा के लिए मुझे कंसीडर करना पड़ेगा AOP को, ठीक है। ये मैं अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करूँ तो मेरे पास ये अल्फ़ा एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो मैंने इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया, जो कि है मेरे पास ट्राइंगल OPA, ठीक है। ट्राइंगल OPA में क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरे जो लाइन है ये किसके बराबर है, A/H, ठीक है। ये किसके बराबर है, अरे मिलियन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो ये A/H होगा, ठीक है। ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये क्या है, D दिया हुआ है आपको, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो OA आ गया है, OA की वैल्यू क्या है, A/H। यहाँ पर आपके पास OP क्या है, D1, और यहाँ पर PA की वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हमें कॉस ट्रिग्नोमेट्री का कॉस फंक्शन लगाना है। कॉस फंक्शन में हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मेरे पास आ जाती है कॉस थीटा अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास एंगल है, इसके सामने वाले जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गई 90 के सामने वाली, तो ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों की वैल्यू पता है हमें, दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं। बेस मेरे पास है D एंड हाइपोटेन्यूज है मेरे पास A/H, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल लूँ तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी DH/A। बात समझ आ गई। तो यहाँ से मैंने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ कॉस बीटा की वैल्यू को। कॉस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉस बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ देखो तो ये एंगल बना रहा है OBN, ठीक है। तो ट्राइंगल OBN कंसीडर कर लेते हैं हम। ट्राइंगल OBN को अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज एंड देन बेस। तो बेस है मेरे पास, अगेन अगर ये मेरे पास D1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मेरे पास D1 होगा। मैंने ओरिजिन कहाँ लिया है, पॉइंट सेंटर पे, तो ये अगर मेरे पास D1 है तो ये बिल्कुल उसका रेप्लिका होगा, ये D1 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास D1 हो गया, ये मेरे पास आ गया B/K। तो कॉस बीटा मेरे पास आ गया DB/K, जिसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास DK/B, ठीक है। तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं गामा। गैमा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा ट्राइंगल ONC के दरमियान एंगल फॉर्म हो रहा है गैमा। तो गैमा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेन्यूज एंड देन मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये मेरे पास आ गया बेस, तो ये हो गया D1। ये मेरे पास आ गया, ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास मुझे पता है ये है C/L, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल OCN कंसीडर कर रही हूँ, जिसमें मैं कॉस गैमा D/C/L शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा DL/C। तो इन तीनों की जो मेरे पास वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट हो चुकी है। तो हम इक्वेशन A पे पुट करते हैं, जो कि मेरे पास था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। जब हम उसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो बेसिकली आगे क्या जाएगा हमारे पास, DH/A का होल स्क्वायर प्लस DK/ जो कि हमारे पास ये है B का होल स्क्वायर प्लस DL/C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं इन सब में से D स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर सबके पास जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर D के ऊपर भी है, ये स्क्वायर H के ऊपर भी, ये स्क्वायर A के ऊपर भी, अगर मैं इन सब में से D क्योंकि कॉमन आ रहा है तो मैं D को कॉमन ले लेती हूँ। D स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बच गई H/A का होल स्क्वायर प्लस K/B का होल स्क्वायर एंड L/C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मुझे D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस D की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस पूरी टर्म को उठा के डिवाइड में ले जाऊंगी। तो मैंने
इस पूरी इक्वेशन को हम ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/h/a का होल स्क्वायर प्लस k/b का होल स्क्वायर प्लस l/c का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग हटाने के लिए मैं रूट अप्लाई करूँगी। जब मैंने रूट अप्लाई किया तो ये बन गया d 1/√h/a का होल स्क्वायर k/b प्लस l/c का होल स्क्वायर। ये मेरे पास d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दी जो कि एक प्लेन की है। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्लेन की है जो कि हमें एक छोटा प्लेन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाला प्लेन, ये इस प्लेन की है। ठीक है, ये d जो कि हमने d1 का नाम दिया हुआ है एक्चुअली में, आप d1 भी लिख सकते हो, मैंने dd कंसीडर कर लिया। तो ये d1 है, ये d2 है। अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज करूं तो ए बी सी, अगर मैं बात करती हूँ क्यूब की, अगर मैं बात करती हूँ ऐसे क्रिस्टल की जो कि क्यूब की फॉर्म में, ऐसा मेरे पास यूनिट सेल है जो कि टेट्रागोनल शेप में है। ठीक है, या तो फिर मेरे पास जो कि ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक सेल है मेरे पास, तो उनमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि ए बराबर होता है ए इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू सी। अगर मैं इन सब की जगह पे ए वैल्यू पुट कर दूँ या बी क्योंकि बेसिकली ये तीनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो अगर मैं इन तीनों को यहाँ पर इस डी के फॉर्मूले पे पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तीनों कॉमन है, स्क्वायरिंग हुई है, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी डी की, बात समझ आ गई यार? इतनी मैथ्स तो सबकी होती है ना, बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने तीनों एक दूसरे के इक्वल है, मैंने क्या किया, सबकी जगह पे ए पुट कर दिया। जब ए पुट कर दिया, तीनों के ऊपर स्क्वायर था, मैंने उस ए को खींच के बाहर निकाल लिया। ठीक है, स्क्वायरिंग से कट जाएगा, कॉमन लिया, कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल दिया। रूट से बाहर निकाला तो ये रूट के यहाँ पर आएगा, क्योंकि अपॉन में था ना, यहाँ पर आ जाएगा 1/a। 1/a को शिफ्ट करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा a/√h² प्लस k² प्लस l²। सो इस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो ईजिली डी की, जब आपके पास कंडीशन क्या है कि सेल कौन सा होना चाहिए, क्यूब, टेट्रागोनल या ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब ये था d1। d2 के लिए क्या काम करना है, d2 के लिए बहुत आसान है। अगर मैं d2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो उसके लिए जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा जो कि है a डैश b डैश एंड c डैश। ठीक है, तो मैं फाइंड आउट करती हूँ। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूँ a डैश b डैश एंड c डैश, तो होगा क्या, सेम वही चीज़ें हैं, प्लेन्स भी सेम है, डी भी। अगर मुझे d2 फाइंड आउट करना है तो अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था a/h, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2a/h। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम अभी क्यूब और टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक की ही बात करें, उसे लेते हुए चले, तो मैं ट्राइंगल a डैश b डैश और c डैश के लिए फॉर्मूला लिखूं तो ये किस तरह से बन जाएगा, d2 इज इक्वल्स टू 1/, जहाँ जहाँ पे मेरे पास h/a था वहाँ पे 2a आ जाएगा, जहाँ पर b था वहाँ पे 2b आ जाएगा, जहाँ पर c था वहाँ पर 2c आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी उसी तरह से मुझे फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, पैरेलल प्लेन्स हैं, वही फॉर्मूला निकल कर आएगा। बस आपको क्या करना है, एक ही जगह पे वैल्यू पे 2a पुट कर दें, क्योंकि अब आप दूसरे प्लेन की बात कर रहे हैं। जो डिस्टेंस उस पॉइंट से a का था अब उसका डबल हो चुका है, 2a हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास d2 की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसे वही कंडीशन लगाऊं ऑर्थोगोनल और क्यूब के लिए तो क्या होगा, सब बराबर हो जाएंगे, सबकी जगह पे मैं 2a लिख देती हूँ। ठीक है, जब मैं सबकी जगह पे 2a लिख दूंगी, स्क्वायर है, ये 4a² बन जाएगा। 4a² को मैं कॉमन लूँगी, जब मैंने इसे कॉमन लिया, 4a² बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 1/2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2a। अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूँ ऊपर तो ये हो जाएगा d2 इज इक्वल्स टू 2a/h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d2 माइनस d1, जो कि मेरे पास आ जाएगा, अगर ये d2 है और d1 था, इसी का बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सेम वैल्यू थी, बस यहाँ पर 2 नहीं था। तो अगर मैं d2 माइनस d1 करूँगी, वैल्यू पूरी सेम है, 2a माइनस a क्या हो जाएगा, a ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो आपने देखा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही सेम निकला है जो कि हमारे पास d1 की वैल्यू निकली थी। तो इस तरह से हम इसे पैरेलल प्लेन्स कंसीडर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से हम इन पैरेलल प्लेन के डिस्टेंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की डेरिवेशन जो पैरेलल प्लेन के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए था। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल बिटवीन प्लेन्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एंगल को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।